नमस्कार दोस्तों, आज कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ अपनी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सुनिए, जहां भी रहिए मिलते मिलाते रहिए, तन्हाई के आलम से खुद को बचाते रहिए। एक दिन बन जाएगा दुश्मन भी दोस्त, काम मुश्किल में भी गैरों के आते रहिए, काम मुश्किल में भी गैरों के आते रहिए। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक नया लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लेक्चर का नाम है कारतूस। एक बहुचर्चित एकांकी है और वो एकांकी के जो लेखक हैं वो हैं हबीब तनवीर साहब। हबीब तनवीर को आप जानते होंगे क्योंकि उर्दू का काफी उनको ज्ञान रहा और काफी पुस्तकें उन्होंने उर्दू में भी लिखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। नाम है कारतूस। कारतूस ये घटना जो है वो है 1799 की, क्योंकि इसकी विधा जो है वो है एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में जीवन से लेके मरण तक का पूरा चक्र एक ही उसमें एपिसोड में एक ही एकांकी में आ जाता है। अच्छा, सबसे अधिक एकांकी लिखने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। उन्होंने लगभग 104 से ज्यादा का एकांकी जो है वो लिखी है। चलिए बात करते हैं। जगह है गोरखपुर के जंगलों के समीप डाला हुआ एक शाही खेमा। आप खेमे को इस तरीके से मानिए, जो ये जो टेंट लगते थे, टेंट जो थे वो शाही खेमे में लगते थे, यानी जो भी थे इस टाइप के शिविर लगते थे। जब सेना अपना पड़ाव डाल लेती थी तो वो खेमा लगाते थे। जगह है गोरखपुर और घटना है 1799 की। हम इस अध्याय में आए हुए कुछ मेन बिंदुओं की तरफ पहले डिस्कस कर लें। इसमें मैसूर के जो राजा हैं टीपू सुल्तान, उनका वर्णन आएगा और साथ ही साथ में इस दो कैरेक्टर मिलेंगे, मिलेगा कर्नल और गवर्नर जनरल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवध जो मेन टॉपिक है वो है अवध रियासत का। अवध अयोध्या, अवध जो है लखनऊ, वो रियासत। उसके राजा हैं आसिफ उद दौला। कहते हैं आसिफ उद दौला के घर लड़के होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने अपने एक दत्तक पुत्र गोद लिया। दत्तक पुत्र मतलब एडॉप्टेड सन। नाम था वजीर अली। अब आसिफ उद दौला का एक छोटा भाई भी है, नाम है सादत अली, जो काफी काम पर यानी बहुत ऐशदार, काफी ओपन हार्ट इसको आप कह सकते हैं, ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, काफी ऐश पसंद इसको आप कह सकते हैं, जो कि बुक में लिखा गया इस तरह से ऐश पसंद व्यक्ति है। अब जैसे आसिफ उद दौला बीमार हुए और उनकी बीमारी के बाद उन्हें लगा कि अब उनकी मौत जो है वो जल्दी होने वाली है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने दत्तक पुत्र को राजा बना दिया। अब दत्तक पुत्र राजा बना तो ये जो खबर थी जैसे ही सादत अली को लगी, उसके मन में अपने भतीजे के प्रति कुंठा उत्पन्न हो गई। आप देखें, सादत अली ये रहा भतीजा, इसके प्रति मन में वैर भाव आ गया, ईर्ष्या के भाव आ गए, जेलियस हो गया, शत्रुता के भाव उसके दिमाग में आ गए। उसे लगा कि इन्होंने, भाई ने मेरे साथ छल किया है, मैं उनका सगा भाई हूं, मुझे राजा नहीं बनाया और एक अन्य कुल के, अन्य किसी वंश के गोद लिए हुए पुत्र को उन्होंने शासक बना दिया। तो मन ही मन में उनके प्रति वो ईर्ष्या के भाव रखने लगे। अब जो वजीर अली हैं, उनका जो शासन काल है वो है मात्र 5 महीने का, केवल 5 महीने का शासन काल है वजीर अली का। अब वजीर अली शासक बन गया, 5 महीने शासन किया, वो भी भयमुक्त शासन, मतलब
वजीर अली ने ये तक कह दिया था प्रजा से कि मेरे रहते आपको अंग्रेजी साम्राज्य से, अंग्रेजी सेना से, अंग्रेजी प्रशासकों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका फियरफुल। आगे, अब ये जो दृश्य था उसको नागवार गुजरा। अब उसने क्या किया, मन ही मन में उसे सत्ता से हटाने के नए नए षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्र क्या था, उसने मित्रता कर ली BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BIC। अब उन्होंने ये तक कह दिया, उसने शर्त रखी कि आप मेरी हेल्प करिए, किसी अन्य वंश के व्यक्ति ने जबरन मेरा हक मान लिया है, कृपया आप मेरी हेल्प करें। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपको 10 लाख वार्षिक रोकड़ा यानी नगद और आधा साम्राज्य दे दूंगा। ये पेशकश उसने की, ये डील साइन की गई अंग्रेजी सरकार के लोगों के प्रति यानी गवर्नर जनरल के साथ में, और इसने सादत अली ने। तो इसने अपने भतीजे को सत्ता से हटाने के लिए अंग्रेजी शासन से हाथ मिलाया, बदले में 10 लाख वार्षिक जो रोकड़ा और आधा साम्राज्य देने की उसने घोषणा कर दी। अब ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 लाख रुपया उस जमाने कितनी बड़ी रकम हुआ करती जब देश काफी गरीबी के दौर से गुजर रहा था। लेकिन जो ऐश पसंद व्यक्ति है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सत्ता चाहिए, शासन चाहिए। तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने शहर से शर्त स्वीकार कर ली, और फिर इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अपनी जाल बिछाना स्टार्ट किया। कहते हैं कि वजीर अली ने अपने चाचा की सारी षड्यंत्रों से परेशान होकर के एक शाहे जवान नाम का व्यक्ति है जो कि एक अफगानी शासक है, इसके पास एक पत्र लिखा कि आप मेरी हेल्प करो। अब ये जो पत्र था वो बीच में क्या गया, पकड़ा गया। जब ये पत्र बीच में पकड़ा गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो हुक्मरान थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। किस पर, वजीर अली पर। और वजीर अली मुकदमा लगा दिया देशद्रोह का। वजीर अली अपने कुछ सिपाहियों को, युद्ध हो गया, सिपाहियों को लेकर के जो कि संख्या 6 से 7 बताई गई थी, वो लेकर के वो गोरखपुर के जंगलों की तरफ भाग निकला। उसे पता चल गया कि जो सत्ता पाने के लिए उसके चाचा ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। अंग्रेज जो फौज थी वो पूरे दल बल के साथ उसके राज्य में आ गई और उस पर हमला बोल दिया। और जैसे हमला बोला उसे लगा कि अब तो जीत नहीं पाएगा, तो उसने उसको बीच में कूद कर छोड़ दिया और सीधा गोरखपुर के जंगलों में अपने 6-7 साथियों को ले। और उसका जो टारगेट था वो था घग्गर नदी को पार करते हुए नेपाल चले जाना। अब यहां तक पहुंचने की इच्छा थी, लेकिन अब वो काफी समय तक, कहते हैं कई वर्ष तक जो शाही खेमा जो था वो पड़ा रहा। साथ साथ में एक ऐसा ही पत्र टीपू सुल्तान जी ने भी, टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक था, उसने किसको लिखा, शाही जमा को। और वो मस्कट पड़ता है ईरान में, वहां पर वो पत्र भी पकड़ा गया। अब अंग्रेजी सत्ता के जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी शासक थे, उनके दिमाग में टीपू सुल्तान के प्रति भी वही रवैया था जो कि किसके साथ था, वजीर अली के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति जो हैं ये देशद्रोह का मुकदमा इन दोनों पे लगाया गया। और जब अब उनके दिमाग में था कि अगर ये हमारे हाथ लगा तो उसको सीधा सा मार दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा श्रीरंगापट्टनम की जो संधि थी वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1799 में। लेकिन कुछ ही समय के बाद टीपू सुल्तान की जो है वो मृत्यु हो गई थी और पहला जो पिस्टल का कारखाना था 1793 में और टीपू सुल्तान ने ही बिहार में बनाया गया था। आगे देखें, अब ये मस्कट पकड़ा गया, इसके खिलाफ भी वो उतना ही शत्रुता के भाव थे, साथ साथ में वजीर अली के भी इतने ही खिलाफ हो गए। अब वजीर अली ने क्या किया, अपने साथ में 2 और लोग मिलाए, उन्होंने मित्रता गांठ ली, किसके साथ, शाहजहां के साथ मित्रता गांठी, साथ में बंगाल का जो नवाब था शमसुद्दौला, इसके साथ उसने गहरी दोस्ती कर ली। कहते हैं कि शमसुद्दौला बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था और अंग्रेजी सरकार से काफी घोर विरोधी था।
और बहुत ही कट्टर, अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन आप ये समझ ली, ये कह सकते हैं। वो था बंगाल का शासक और ये बेहद खतरनाक व्यक्ति। तो गवर्नर और जनरल वो दोनों जो हैं वो उनसे परिचित हैं। एक कैरेक्टर मिलेगा रॉबिन हुड। रॉबिन हुड यानी एक अंग्रेज व्यक्ति था, और अंग्रेज तो था लेकिन ये अंग्रेजी कुशासन का घोर विरोधी था। मतलब ये कहते हैं कि अंग्रेजों को जो बड़े रईस लोग थे उनको लूट लिया करता था, और उसका लूटा हुआ जो धन था वो गरीबों में बांट दिया करता, जिसके कारण वो बहुत ही पॉपुलर था। लोग उसे बहुत प्रेम करते थे और काफी अपने ओढ़ने और पहनने के तौर तरीकों से काफी प्रचलित था। यानी ये अपने एक स्टाइलिश पर्सन था जो लोगों की बहुत हेल्प करता था, और काफी गरीब लोग जो उससे जो है वो जुड़े हुए थे, इसलिए बहुत पॉपुलर व्यक्ति था। तो ये घटनाक्रम है उसका पूरा। अब 1799 में जो शाही खेमा पड़ा हुआ है वहां पर गवर्नर जनरल और कर्नल आपस में बातें कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये आदमी है, भूत है, पिशाच है या छलावा है, ये हाथ ही नहीं आ रहा। इसका मतलब हम काफी समय से सेना लेकर के पड़े हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति है कि हाथ नहीं आ रहा, पता नहीं ये भूत पिशाच क्या है। अब जैसे ही कर्नल गवर्नर आपस में बात कर रहे हैं तो तुरंत गवर्नर जनरल कर्नल से पूछता कि ये बताओ कि ये सादत अली का क्या माजरा है। सादत अली, अब वो दोनों बातें ही कर रहे हैं। सादत अली ने कहा कि जो वो जनरल ने कहा कि सादत अली एक बहुत ऐश पसंद व्यक्ति है, जिसे बहुत ऐश पसंद है, और वह राजा बनना चाहता था। उसने हमसे हेल्पिंग हैंड मांगा, यानी सहायता का हाथ मांगा। हमने उसकी सहायता करने का वचन लिया, साथ ही साथ में उसने हमें आधा राज्य और 10 लाख रुपए वार्षिक देने की घोषणा कर दी। हमें चाहिए था पैसा और उसको बनना था राजा, तो उसकी भी इच्छा पूरी हो गई और हमारी भी इच्छा पूरी हो गई। ऐसे ही वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, अचानक उसे रॉबिन हुड की याद आई। कह रहा कि ऐसा ही व्यक्ति इंग्लैंड के अंदर भी है जो कि हमारा बहुत कट्टर विरोधी है, वो हमसे बहुत ईर्ष्या रखता है। क्यों? वो चाहता है कि वो हमसे शत्रुता का ऐसे रखता है क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारा जो शासन है वो उसे पसंद नहीं है। तो उस ऐसे कुछ जो कारनामे थे उनसे वो बहुत पॉपुलर था। अब कुछ ही देर में एक सिपाही आया। सिपाही ने आकर के दस्तक दी और उनसे अंदर आने की परमिशन मांगी। उसने कहा कि बोलो क्या बात है। तो सिपाही ने कहा कि साहब, जंगल की ओर से कुछ गर्द मतलब धूल सी उड़ती हुई प्रतीत हो रही है। लगता है कि जैसे कोई जत्था, सेना का जो जत्था है वो चला आ रहा हो। तो तुरंत गवर्नर जनरल ने कहा कि जाइए एक बार देखिए। जैसे वो बाहर निकला, वो धूल जो थी वो धीरे धीरे उस शाही खेमे की तरफ जो है आने लगा सिपाही। अब सिपाही दोबारा दौड़ गया। उसने कहा कि महाराज, ये तो कोई एक ही व्यक्ति है जो हमारे ही खेमे की तरफ आ रहा है। तो जो गवर्नर जनरल कर्नल है वो अपनी अपनी दूरबीन से उसे देखने रहे, और उसने सिपाही को कहा कि जाओ उसकी हर मूवमेंट पर चेक करो, वो किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, उसे देखा जाए। कुछ ही देर के बाद देखा कि घुड़सवार जो था वो वहां आकर के उतरा, और उतरने के साथ उसने कहा कि मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल से मिलना है। उसने कहा कि गवर्नर से क्यों मिलना है? बोला कि मैं उनसे ही बात करना चाहता हूं। बीच में एक घटना को हमने उसमें ऐड नहीं किया। अब बीच में जब गवर्नर कर्नल आपस में बात करते, उसने कहा था कि ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है। कहते हैं कि इसने एक ब्रिटिश जो क्लर्क था, बाबू था, उसको भी अपनी कटारी से मार दिया था। क्योंकि उसे जैसे ही वो वहां ऑफिस में गया, उसने कहा कि मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बंगाल क्यों बुला रहा है, जबकि मुझे यहीं पर ही तलब किया जाए। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। क्लर्क ने उसे उल्टा सीधा कहा और वजीर अली ने उसे मार दिया। काफी जाबाज करकारी वो है, एक सिपाही है। जैसे सिपाही दोबारा अंदर आया, उसने कहा कि जाके चेक करो मोशन। अब घुड़सवार दौड़ता जो है वो उसी के पास आकर रुका। रुकते ही कहा कि मुझे गवर्नर साहब से मिलना है। सवार ने कहा कि चलिए मैं एक बार बात करता हूँ, वेट करें। अब जैसे ही वो अंदर से गया, उसने कहा कि साहब, बाहर जो घुड़सवार आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो गवर्नर जनरल कर्नल के मन में एक ही विचार पौधा कि हो सकता है कोई वजीर अली का ही खिलाफती हो, उसी का शत्रु हो जो हमसे हेल्प मांगने गया, यानी वह भी उसको पकड़वाना चाहता है।
थोड़ी देर के बाद जैसे अब उसने कहा कि जाओ उसको भेज दो, और वो घुड़सवार जो है वो घुड़सवार सीधा ही उसमें अंदर प्रवेश किया। तो उसने आते ही गवर्नर जनरल और कर्नल से रिक्वेस्ट की कि एकांत चाहिए। एकांत मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। तो उसने जैसे कर्नल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इनसे घबराएं नहीं, ये सभी कौन है, ये हमारे ही लोग हैं, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। लेकिन घुड़सवार ने कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो चाहिए। तो उन्होंने जैसे ताली बजा, क्योंकि पहले एक सिग्नल था ताली बजाने का, वो ताली बजा करके उसने तुरंत ही उसे कहा कि आप जाओ, आप बाहर जाइए। गवर्नर जनरल वहां से चला गया। तो उसने कहा कि जी आप आप कह सकते हैं अपने मन की बात। उसने पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। उसने कहा कि मैं वजीर अली को पकड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। उसने पूछा कि आने का प्रयोजन क्या है, कि मेरे पास कुछ कारतूसों की कमी है, कारतूस नहीं है मेरे पास, तो आप मुझे कुछ कारतूस दे दिए। कि भाई आपने यहाँ डेरा क्यों डाल रखा है, शाही खेमा क्यों लगा रखा है। तो कर्नल ने कहा कि भाई मैंने इसे लगा रखा कि हम वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं। तो घुड़सवार ने कहा कि वजीर अली को पकड़ना नामुमकिन है, आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही जाबाज सिपाही है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। अब उतनी देर में कर्नल के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि तुम्हारा काम आसानी से करने वाला कोई व्यक्ति जो है ये आ गया है, अब ये इसको मैं बुलेट दे दूंगा, कारतूस दे दूंगा, गोलियां दे दूंगा, तो जाकर के वजीर अली को पकड़ लेगा, हमारा जो कांटा है वो निकल जाएगा। अब गिन करके वो 10 गोलियां लेकर के आया और उसने उस घुड़सवार के हाथ पर वो गोलियां रख दी। तो जैसे ही घुड़सवार ने वो गोलियां अपनी बेल्ट में, जो कि कारतूस की जो बेल्ट होती है उसमें डाली, अब कर्नल उससे बात करना चाह रहा है कि ये बताओ कि आप हैं कौन, कौन है आप, जो आप उनसे बता रहे। वो कह रहा, अब जैसे चला उसने कहा कि मैं हूं वजीर अली, और आपकी जान इसलिए बख्श दी जाती है क्योंकि वजीर अली उन लोगों को कभी नहीं हाथ लगाता जिन्होंने उसके जीवन में कभी हेल्प की हो, सहायता की हो, अतः आपकी जान जो है वो बख्श दी जा रही है। ऐसा कह करके वो शाही खेमे से निकला और अपने घोड़े पर बैठ करके वहां से चला गया। गवर्नर जनरल अंदर से जब निकल गया, उसने कर्नल से पूछा कि कौन था। कर्नल अभी भयभीत था, वो जवाब भी नहीं दे पाया कि किससे मुलाकात हुई। वो उसने कहा कि वह था एक जाबाज सिपाही। जो आपकी पुस्तक है वो पुस्तक यहीं तक का वर्णन करती है, क्योंकि नेट पर बहुत सारी इसकी पढ़ी है, तो हमने कई अन्य पुस्तकों से उसके बारे में जाना कि बहुत समय जंगलों में गुजरने के बाद एक दिन उसे समाचार पत्र प्राप्त हुआ, एक समाचार प्राप्त हुआ कि राजस्थान के किसी राजा ने, जो उसका दोस्त था, उसने एक संदेश वाहक से मैसेज दिलवाया कि बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब वो राजा, अब उसने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे वो राजस्थान के उस गढ़ में गया वजीर अली, तो उसे नहीं पता था कि राजस्थान जो राजा है वो अंग्रेजों के साथ में मिला हुआ है। जैसे ही वो निहत्था उस महल में घुसा, उसे अंग्रेजी फौज ने, जो कि वहां पहले से मौजूद थी, उसने पकड़ लिया। और कहते हैं 6 साल की कठोर यातनाओं के बाद, भयंकर त्रास्त के बाद, काफी कठोर कारावास के बाद वजीर अली की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि वजीर अली अंतिम समय तक भी अंग्रेजों का पुरजोर घोर विरोधी रहा और अंत समय तक भी उसने उसकी कभी भी एक भी बात को नहीं माना। इसलिए अंग्रेजों ने उसे भयंकर से भयंकर यातनाएं दी जेलों में, और 6 साल के बाद उसकी मृत्यु हुई। ये थे एक जाबाज सिपाही वजीर अली, जो कि कारतूस कारतूस कहानी का एक मुख्य कैरेक्टर है। ये था हमारा आज का चैप्टर, आज का लेक्चर, हबीब तनवीर की एक सुप्रसिद्ध एकांकी, वो है कारतूस। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी एकांकी आपको विजुअल की तरह से मैंने समझाने के प्रयास किया है कि कौन कौन सी घटनाएं उसमें थी, और उन घटनाओं के साथ साथ में ये भी बताने की कोशिश कि इतिहास में 1799 का बहुत ही महत्व है, क्योंकि श्रीरंगापट्टनम की जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, क्योंकि पहले मैसूर आंगल जो युद्ध हुए थे उनमें, और जो चिट्ठी मस्कट में पकड़ी गई थी, उससे चिढ़ करके अंग्रेजों ने अगले युद्ध में उसे मार देने की जो घोषणा की थी।
तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। ये था आज कल के अब यहीं तक, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।